अब हम लोग आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपका 100% आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं 100%। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और मैं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीपीएस एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में M1R5 के टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फुल डिस्कस कर लिया था और आज हम उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था कि हम सिर्फ वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में आने के चांसेस होंगे। तो गाइज, आप वीडियो के किसी भी पॉइंट को स्किप ना करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि मेरी वीडियोस देखने के बाद आपके एग्ज़ाम की तैयारी में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको सिर्फ वही कंटेंट शेयर करूं जो आपकी ओ लेवल की प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट करे और आप सभी लोग अपने ओ लेवल के एग्ज़ाम्स को अच्छे ग्रेड के साथ क्लियर करें। तो देखते हैं आज का अपना पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज बायोस? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑल्सो नोन एज द सिस्टम बायोस। अगर हम लोग सबसे पहले देखते हैं बायोस का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज अ डी फैक्टो स्टैंडर्ड डिफाइनिंग अ फर्मवेयर इंटरफेस फॉर IBM PC कंपेटेबल कंप्यूटर्स। IBM का अगर आप फुल फॉर्म देखना चाहो तो IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। द बायोस इज अ बूट फर्मवेयर डिजाइन टू बी फर्स्ट कोड रन बाय PC। अब अगर हम लोग बायोस की बात करते हैं तो बायोस एक तरीके से बूट फर्मवेयर होता है जो हमारी सिस्टम को बूट करता है, और ये सबसे पहले कोड को, जो कोड होता है इसका, वो रन होता है PC में सबसे पहले व्हेन पावर्ड ऑन। जैसे ही हम अपना PC या सिस्टम या लैपटॉप जो भी अपना हमारे पास जो भी है उसको हम जैसे ही ऑन करते हैं तुरंत हमारा सिस्टम बूट होता है। ये चीज़ हमारे मोबाइल में भी होती है आजकल, क्योंकि अगर आप देखोगे तो रिबूट का सिस्टम आता है। ये तो जो रिबूट आता है वो ये बायोस से ही जनरेट होके बना हुआ है। द इनिशियल फंक्शन ऑफ अ बायोस इज टू आइडेंटिफाई, टेस्ट, इनिशियलाइज सिस्टम डिवाइसेस। और अगर हम लोग बायोस का फंक्शन देखते हैं तो सबसे पहला इसका फंक्शन होता है कि सबसे पहले ये टेस्ट करता है इनिशियल सिस्टम को, सच एज वीडियो डिस्प्ले कार्ड, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क एंड अदर हार्डवेयर्स। इसका अगर हम लोग काम सबसे पहले समझना चाहे तो सीधे सीधे एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि इसका सबसे पहला काम होता है कि ये सारे सिस्टम्स को पहले चेक करता है और सबसे पहले देखता है कि हमारा जो डिस्प्ले कार्ड है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है और हमारे जो अदर हार्डवेयर्स हैं वो सारे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दिस इज टू प्रिपेयर द मशीन इनटू अ नोन स्टेट। ये इसलिए किया जाता है कि जो हमारी मशीन है, जो हमारा कंप्यूटर है या जो सिस्टम है, ये एक नोन स्टेट में आ जाए या ऑन स्टेट में आ जाए, सो डैट द सॉफ्टवेयर स्टोर्ड ऑन अ कंपैटिबल मीडिया कैन बी लोडेड। जिससे हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कंपैटिबल मीडिया पे आराम से लोड हो सके और एग्जीक्यूट कर सके हमारे इंस्ट्रक्शन को या हमारी फाइल को। एंड गिवन कंट्रोल ऑफ द PC, और हमारा जो PC का कंट्रोल है वो दे सके। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज बूटिंग अप। इसको हम लोग बूटिंग अप भी बोल देते हैं। जैसे हमारा जो, जब भी हम लोग अपना PC या लैपटॉप ऑन करते हैं तो कुछ सेकंड्स लेता है, ऑलमोस्ट अगर हम बोले तो 30-40 सेकंड्स लेता है स्टार्ट होने में। तो ये प्रोसेस बूटिंग अप ही का प्रोसेस होता है। और ये प्रोसेस होता क्यों है? क्योंकि ये बायोस की वजह से होता है, विच इज शॉर्ट फॉर बूटिंग ट्रैपिंग और फॉर बूट स्ट्रैपिंग, सॉरी। और ये हमारा जो है बूट स्ट्रैपिंग होती है। BIOS programs are stored on a chip and are built to work with various devices that make up complementary chipset of the system। अगर हम लोग BIOS की बात करें तो BIOS का जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो एक चिप के अंदर स्टोर किए जाते हैं और इसको जो है वर्क करने के लिए ही बनाया जाता है वेरियस डिवाइसेस में। जो हमारे, इसको अगर हम लोग बोलना चाहें तो एक कॉम्प्लीमेंट्री चिपसेट होता है हमारे सिस्टम में। दे प्रोवाइड अ स्मॉल लाइब्रेरी ऑफ बेसिक इनपुट। इसके अंदर एक स्मॉल लाइब्रेरी होती है जिसमें हम लोग अपना इंस्ट्रक्शंस इनपुट कर सकते हैं।
एंड आउटपुट फंक्शन, और आउटपुट फंक्शन की भी एक लाइब्रेरी होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कंप्यूटर में सिर्फ दो ही काम एक तरीके से होते हैं कि हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो पहले कंप्यूटर के अंदर जाते हैं और वो फिर हमें उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को जो है हमारे फॉलो करते हुए हमें एक आउटपुट शो कर देता है। तो ये बायोस उसी का काम करता है। दैट कैन बी कॉल्ड टू ऑपरेट एंड कंट्रोल द पेरिफेरल कार्ड सच एज हार्ड ड्राइव्स, कंट्रोलर्स एंड वीडियो डिस्प्ले। और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारे जो पेरिफेरल कार्ड्स होते हैं, जैसे हमारा हार्ड ड्राइव्स है या कंट्रोलर्स हैं या वीडियो डिस्प्ले है, ये सब जो है हमारा बायोस की वजह से ही चलते हैं और बायोस पे ही हमारा जो है एग्जीक्यूट होता है, बायोस की वजह से ही एग्जीक्यूट होता है। देयर ओन बायोस एक्सटेंशन रोम विच प्रोवाइडेड एडिशनल फंक्शनैलिटी। और बायोस कि अगर हम लोग एक्सटेंशन की बात करें तो रोम के अंदर एक एडिशनल फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड कराता है। और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारा मेन सबसे होता है, एंड एग्जीक्यूट द सॉफ्टवेयर्स डिजाइंड टू सरप्रेस दिस बेसिक फर्मवेयर फंक्शनैलिटी विल प्रोवाइड रिप्लेसमेंट सॉफ्टवेयर्स इंटरफेस टू एप्लीकेशंस। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या करता है, सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है सॉफ्टवेयर को, जो भी उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है जिस भी फर्मवेयर पे, जिससे हमारे जो भी सॉफ्टवेयर है वो रिप्लेस कर सके एक इंटरफेस को और एप्लीकेशंस उसके ऊपर चल सके। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाई आर हाई लेवल लैंग्वेजेस नोन एज अ मशीन इंडिपेंडेंट। अगर हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो ये मशीन इंडिपेंडेंट क्यों होती है, इसको हम लोग देख लेते हैं अब। हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक C और C++ आर मशीन डिपेंडेंट सिंस इट यूजेस अ पर्टिकुलर कंपाइलर फॉर अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। अभी हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे हमारी C और C++ है, पाइथन है, एक पर्टिकुलर कंपाइलर फॉर अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। मतलब हमारा अगर मान लो आप किसी चीज़ को कंपाइल करना है तो इसका एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म होता है, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो है ये कंपाइल नहीं किया जा सकता है। बट अगर हम लोग इसी केस में लो लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसके लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि उसको पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ही हमको कंपाइल करवाना है। जैसे हम लोग देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन C और C++, इफ यू कंपाइल अ फाइल इन विंडोज इट विल प्रोवाइड exe एज अ आउटपुट फाइल। अगर हम लोग विंडोज में अपनी फाइल को कंपाइल कर देते हैं विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो हमारे जो फाइल का आउटपुट या exe के फाइल में आएगा। बट अगर हम कंपाइल करते हैं लाइनक्स में, इट विल प्रोवाइड अ डॉट फाइल एज एन आउटपुट। अब वहीं पे आप देख सकते हो कि अगर विंडोज में करते हैं तो हमें जो है exe के मोड में मिलता है, और अगर हम लोग लाइनक्स में जो है अपनी फाइल को कंपाइल करते हैं तो डॉट फाइल एज एन आउटपुट मिलता है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा, once a code is compiled it makes a bytecode file। अब जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जैसे हमारी जावा है और अदर लैंग्वेजेस है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो कोड एक बार कंपाइल हो जाता है तो इट मेक अ बाइट कोड और बिट कोड। जैसे सबको पता है कि सबसे छोटी जो हमारी बिट होती है उसका बाइट आता है क्लास, एंड दैट फाइल कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी प्लेटफॉर्म। अगर हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि हमारी जो ये फाइल होती है किसी भी प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट की जा सकती है, इसकी सबसे अच्छी चीज यही है। Thus we can say the high level languages are dependent on a rest of are independent। तो इससे हम लोग डायरेक्ट ये चीज बोल सकते हैं कि जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं मशीन डिपेंडेंट होती हैं, और हमारी जो नेक्स्ट जो बाकी लैंग्वेजेस होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। एक्सप्लेन द फॉलोइंग बेसिक लाइनक्स एलिमेंट्स। अब हम लोग सबको पता है कि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कई फॉर्म्स में आए हुए, जैसे हमारा विंडोज है और हमारा लाइनक्स है, यूनिक्स है, तो अब हम लोग लाइनक्स के एलिमेंट्स पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास है डिस्क्राइब करने के लिए हमारा कर्नल्स, फिर है शेल्स, फिर है फाइल सिस्टम। अगर हम लोग लाइनक्स कर्नल्स की बात करते हैं तो द लाइनक्स कर्नल इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल यूज्ड बाय अ लाइनक्स फैमिली। अगर हम लोग लाइनक्स कर्नल की बात करते हैं तो लाइनक्स कर्नल एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज किया जाता है लाइनक्स फैमिली के द्वारा।
ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखो कि आपके आंसर्स में आप अच्छी तरीके से इसको लिख सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगा कि अपने आप आंसर्स को ऐसे लिखिएगा कि वो डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा ज़्यादा रहे और पैराग्राफ में कम लिखिएगा, पॉइंट्स में ज़्यादा लिखिएगा, कि एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे तो उसको लगे कि हाँ जो भी स्टूडेंट है या जो भी एग्ज़ाम दे रहा है उसको नॉलेज है। ऐसा मत करना आप कि हाँ कि आपने पैराग्राफ में पूरा बड़ा बड़ा लिख दिया, बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख दिए, वो पॉइंट आप मत करना। आपको जो भी पॉइंट आता है एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाओ, और साथ में अगर आपको लगता है कि हाँ कोई कीवर्ड है आपका, तो उस कीवर्ड को आप ब्लैक पेन से अगर लिख देते हो तो और ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा, तो एग्जामिनर को काफ़ी ईजी हो जाएगा आपकी कॉपी चेक करने में, और उससे आपको नंबर मिलने में भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और ऑलमोस्ट द लाइनक्स कर्नेल इज रिलीज्ड अंडर द GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस वर्जन 2। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द लाइनक्स कर्नेल वाज इनिशियली कंसीव्ड एंड क्रिएटेड बाय फिनिश अच्छे कंप्यूटर ज्यादा चांसेस रहेंगे आप लोगों को, लिनस टॉरवेल्ड्स इन 1991। अगर हम लोग लाइनक्स कर्नेल की बात करते हैं तो इसको सबसे पहले क्रिएट किया था फिनिश के कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट ने, उसका नाम था लिनस टॉरवेल्ड्स इन 1991। द लाइनक्स कर्नेल्स हैव रिसीव्ड कंट्रीब्यूशन फॉर थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामर्स। और लाइनक्स कर्नेल की अगर हम लोग बात करते हैं, इसके अंदर थाउजेंड ऑफ प्रोग्रामर्स के कंट्रीब्यूशन है। मैनी लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस हैव बीन रिलीज्ड बेस्ड अपॉन अ लाइनक्स कर्नेल्स। और अगर हम लोग बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो सारे जो है बेस्ड है लाइनक्स कर्नेल पे ही। मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, द लाइनक्स कर्नेल प्रोवाइड्स अ बेसिक सर्विस एंड device driver used by all the programmers running on a Linux or operating system। अब हम लोग लाइनक्स कर्नेल की बात करते हैं तो ये बेसिक सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, और एक डिवाइस ड्राइवर, जैसे सबको पता है कि हाँ सबके साथ कोई ना कोई ड्राइवर ज़रूर आता है। अगर आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, प्रिंटर है, माउस है, एनी अदर थिंग्स, कोई भी अगर आप कोई भी कंप्यूटर से अपना या लैपटॉप से कुछ भी अटैच कर रहे हो या कोई भी फाइल को अटैच कर रहे हो, साथ में उसका ड्राइवर ज़रूर मिलता है। उससे क्या होता है, आपका सिस्टम कंपैटिबल हो जाता है वर्क करने के लिए। वही चीज यहां पे भी लिखी हुई है, यूज्ड बाय ऑल द प्रोग्राम रनिंग ऑन अ लाइनक्स एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सारे ड्राइवर्स को जो है यूज किया जाता है एज अ रनिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट हम लोग अपना देख लेते हैं लाइनक्स शेल्स। द लाइनक्स शेल्स रेफर्स टू द स्पेशल प्रोग्राम दैट अलाउज यू टू इंटरैक्ट विद बाय इंटरिंग सर्टेन कमांड्स फ्रॉम द कीबोर्ड। हम लोग लाइनक्स शेल्स की अगर बात करते हैं तो ये एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जो हम लोग को अलाउ करता है इंटरैक्ट करने के लिए बाय एंटरिंग सर्टेन कमांड्स बाय कीबोर्ड। अब सीधी सीधी बात है, हमको जो भी इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं वो हम अपनी इनपुट डिवाइस से देते हैं, वो हमारा कीबोर्ड है जो ऑलमोस्ट हर जगह यूज किया था और सभी इसी को यूज करते हैं कोई भी इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, कोई भी कमांड लिखने के लिए। द शेल्स विल एग्जीक्यूट द कमांड एंड डिस्प्ले इट आउटपुट ऑन अ मॉनिटर। अब जो हमारी शेल्स होती हैं वो हमारे कमांड्स को जो है, जो भी हम लोग कमांड देते हैं वो उसको एग्जीक्यूट करती है और हमारे कमांड को ही डिस्प्ले करते हैं एज एन आउटपुट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये नेक्स्ट हमारा जो डेफिनेशन जिसको हम लोग डिस्क्राइब करना चाहिए, लाइनक्स फाइल सिस्टम। लाइनक्स प्लेसेस ऑल द पार्टीशंस अंडर द रूट डिक्शनरी बाय माउंटिंग देम अंडर स्पेसिफिक डायरेक्टरीज जस्ट लाइक रूट अंडर विंडोज सी ड्राइव और डी ड्राइव और ई ड्राइव। जैसे हम लोग जानते भी हैं कि हम लोग के सिस्टम्स में कई सारी ड्राइव्स होती हैं, उसमें विंडोज़ की हम लोग पार्टीशन करते हैं अपनी सारी ड्राइव्स का, क्योंकि हमें जो है, जैसे सबको पता है कि हमारा जो मेन जो ड्राइव बनती है वो सी ड्राइव बनती है जिसमें हमारे सारे प्रोग्राम की फाइल्स जाके एग्जीक्यूट होती हैं। उसी में हमारे सारे जो भी हम लोग यूज़ करते हैं प्रोग्राम, जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, सारी फाइल्स उसी में एग्जीक्यूट होती हैं और सारे उसी में डाटा सेव होते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इन लाइनक्स unless you mount a partition or a device the system does not know of its existence। अब ये मेन पॉइंट भी आप बोल सकते हो कि जब तक आप लोग माउंट नहीं करोगे कोई पार्टीशन, मतलब अपनी ड्राइव्स में पार्टीशंस नहीं बनाओगे या कोई नई ड्राइव नहीं लगाओगे, तब तक जो है एग्जिस्टेंस नहीं होगा सिस्टम का। दिस काइंड ऑफ लेआउट इज नोन एज अ यूनिफाइड फाइल सिस्टम। इस तरीके के लेआउट को हम लोग बोल देते हैं यूनिफाइड फाइल सिस्टम। यूनिफाइड फाइल सिस्टम एक तरीके से हम इसको ये भी बोल सकते हैं, एक तरीके से हम क्लासीफाई कर देते हैं अपने फाइल सिस्टम को कि हाँ इस जगह पे ये फाइल रहेगी, इस जगह पे ये फाइल रहेगी और इस जगह पे ये फाइल रहेगी। ऐसा हम लोग जैसे मान लो आप बना भी देते हो, सी ड्राइव बन गई आपकी, ई ड्राइव बना दी आपने,
डी ड्राइव बना दिया आपने, एफ ड्राइव बना दी, तो आप अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। कुछ लोग 3 ड्राइव्स में कन्वर्ट करते हैं, कुछ लोग 4 ड्राइव्स में कन्वर्ट करते हैं, कुछ लोग पार्टीशन कर देते हैं। सपोज करो अगर आपके पास 1 TB का है तो आप करते हो कि सपोज करो आपने एक में 300 डाल दिए, एक में 350 डाल दिए, एक में 350 डाल दिए, इस तरीके से आप कन्वर्ट कर देते हो अपनी। ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है। और ड्राइव का पार्टीशंस इसी तरीके से किया जाता है। द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ लाइनेक्स फाइल सिस्टम इज रूटिंग डिक्शनरी इज। अगर हम लोग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं लाइनेक्स फाइल सिस्टम में, तो हमारा जो है ये रूट डिक्शनरी पे ही होता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसे पहला हमारा है बिन है, देन है हमारे पास होम है, डेव है, लॉस्ट प्लस फाउंड है, प्रॉस है, प्रॉस जिसको हम लोग प्रोसेसर बोलते हैं, एस बिन है, यूजर्स हैं। ये सारे जो है हमारे डायरेक्टरीज हैं जो हमारी ड्राइव में जाके सेव होते हैं और इसी में हमारी फाइल्स एग्जीक्यूट होती हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं पॉइंट, हमारे पास बूट है, ईटीसी है, लाइब्रेरी है, माउंट है, रूट है, टेम्प है, वेरिएबल्स हैं, वीआर के फॉर्म से में अलग अलग फॉर्म्स में इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जाता है। जैसे हम लोग एस बिन की बात करते हैं, दिस डायरेक्टरी कंटेन ऑल अब बाइनरीज दैट आर एसेंशियल टू वर्किंग ऑन अ सिस्टम। अब हम लोग एस बिन की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर सारे वही चीजें होती हैं जो एसेंशियल होती है सिस्टम की वर्किंग के लिए। दिस इंक्लूड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज मेंटेनेंस एंड हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम्स। अब हम लोग इसकी बात अगर करते हैं तो इसके अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्राम्स होते हैं, साथ में हार्डवेयर के कॉन्फ़िगरेशन भी होते हैं, जिस वजह से हमारा जो प्रोग्राम है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन हो सकता है और हमारा हार्डवेयर भी अच्छी तरीके से वर्क कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं हमारा है बिन। इन कॉन्ट्रास्ट टू एस बिन, द बिन डायरेक्टरी कंटेन सेवरल यूजफुल कमांड दैट आर used by both the administrator as well as a non-privileged user। अब हम लोग अगर bin की बात करते हैं तो इसमें जो डायरेक्टरी होती है वो उसके अंदर काफ़ी यूजफुल कमांड्स होते हैं। जैसे जो भी कमांड्स होते हैं वो दोनों, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो भी और जो हमारे यूजर्स होते हैं वो भी, दोनों लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट इसका देख सकते हैं, द डायरेक्टरी यूजुअली कंटेन द शेल्स लाइक बैश कैश एज वेल एज मच यूज कमांड लाइक cp, mv, rm, cat, is. These are the commands used in bin. See the next point, opt, or we can say option. This directory contain all the software and add-on package that are not part of the default installation. अब हम लोग इस डायरेक्टरी की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसके अंदर सारे एड ऑन फीचर्स होते हैं, जिसको वो सारे तरीके से बोल सकते हैं कि वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अंदर एड ऑन फीचर्स होते हैं, बट ये लोग जो है डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन का पार्ट नहीं होते हैं। ये डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन क्या होता है? डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन वो होते हैं जैसे हमारे जो सॉफ्टवेयर जो पहले से ही सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं या हमारी विंडो में इंस्टॉल होते हैं सॉफ्टवेयर विंडोज। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कीनल्स। अब स्टार्टिंग के फर्स्ट पॉइंट में हमने लाइनेक्स कीनल्स पढ़ा था। लाइनेक्स कीनल और कीनल में हल्का सा डिफरेंस है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, मतलब भी लगभग सेम है। बस खाली ये है कि कीनल की जो डेफिनेशन है ये ऑलमोस्ट पूरी श्योर डेफिनेशन है और वो उसमें आप चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में उतना, वो आपके ऊपर है। मैं इसको भी बता देता हूं आपको। कीनल इज अ कोर पार्ट ऑफ अ लाइनेक्स। जैसे यहां पे देखो आप सीधे लिखा भी हुआ है, कीनल इज अ कोर पार्ट ऑफ अ लाइनेक्स। जैसे वहां पे लिखा गया था ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट फैमिली का होता है, लाइनेक्स फैमिली का, और यहां पे कीनल को इन्होंने कोर पार्ट बोल दिया है। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेजर एक्टिविटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहां पे सेकंड पॉइंट इसका यही लिखा हुआ है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है सारी मेजर एक्टिविटीज का, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से इसी की होती है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, मॉड्यूल्स एंड इट इंटरैक्ट डायरेक्टली विद अंडरलाइनिंग हार्डवेयर्स। अब ये जो है हमारे वेरियस मॉड्यूल के साथ इंटरैक्ट करता है डायरेक्टली और अंडरलाइनिंग हार्डवेयर के साथ। प्रोवाइड आर रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेशन टू हाइड लो लेवल लैंग्वेजेस और हार्डवेयर। ये एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है लो लेवल हार्डवेयर के लिए
एंड डिटेल टू सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, और डिटेल प्रोवाइड करवा देता है सिस्टम को या तो और एप्लीकेशन प्रोग्राम की। जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम हमारा होता है, जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनकी डिटेल सिस्टम को प्रोवाइड करवा देता है। अ कीर्नल इज अ लो प्रोग्राम इंटरेक्टिंग विद द हार्डवेयर। ये कीर्नल जो हमारा होता है एक तरीके से लो प्रोग्राम होता है, ये इंटरेक्ट कर सकता है हार्डवेयर के साथ, मतलब ये इंस्ट्रक्शंस को डिकोड कर लेता है। किसके साथ करता है? सीपीयू में करता है, ये रैम में करता है, डिस्क्स में करता है, और नेटवर्क्स जो हमारे वेरियस नेटवर्क्स होते हैं उसमें कर देता है, ऑन द टॉप विद द एप्लीकेशन रनिंग। और ये जो सिर्फ उन्हीं के साथ करता है जो भी जो है एप्लीकेशन रनिंग में होते हैं, उनके साथ ये अपने आप को इंस्ट्रक्शंस को डिकोड कर लेता है और यूज हो जाता है इसमें। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क इन योर ओन लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे हम लोग को डिस्क्राइब करना है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और कैसे वो वर्क करता है, उसके पूरे फंक्शंस को एक साथ डिस्क्राइब करना और डिस्कस करते हैं हम लोग। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, क्योंकि आपका जो सेकेंड यूनिट है M1R5 का, वो पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही बेस्ड है, तो इसका एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा आपका। ये क्वेश्चन आने के चांसेस ऑलमोस्ट 90% के आसपास हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखा गया है कि ये क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में पूछा जाता है। अगर एक साल में गैप करके पूछा जाता है मोस्टली, तो और लास्ट ईयर की में ये पूछा जा चुका है, तो आप इसको पढ़ लेना, हो सकता हो फिर से पूछ लिया जाए। द बेसिक फंडामेंटल ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम, द मेन सेंट्रल प्रोग्राम दैट रन्स एन कंप्यूटर। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। अब हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग देखते हैं सीधे इसको, तो इसका बेसिक फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट होता है इसका, कि ये सेंट्रल प्रोग्राम होता है कंप्यूटर का, और ये जो है मैनेज करता है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी, हार्डवेयर को भी, और हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी। सारी चीजें इसी पे डिपेंडेंट होती हैं। एंड प्रोवाइड जनरल सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम, और ये जनरल सर्विस प्रोवाइड कर देता है प्रोग्राम्स को। एक तरीके से इसको बोल सकते हैं कि इस जनरल सर्विस क्या, एक तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स को, जिसपे हमारा प्रोग्राम रन होता है। Every computer has an operating system to run other operations और application programs। हर कंप्यूटर के पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो आपका विंडोज का हो, चाहे लाइनक्स का हो, चाहे यूनिक्स का हो, चाहे आपका मैक के हो, ये सारे जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर होते हैं। नेक्स्ट हम लोग सबसे पहले देखते हैं, हमारा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच आर क्लोजर टू अ मशीन। अगर हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट वही सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे मशीन के काफी क्लोज होते हैं, एंड बेसिकली लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। और जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके अंदर जो लैंग्वेजेस यूज होती हैं वो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। दे कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द हार्डवेयर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर। An operating system is a system that provides an interface between a machine and the user। ऑपरेटिंग सिस्टम की सीधी सीधी बात है कि स्टार्टिंग भी हम लोगों ने पढ़ चुका है, पहले वीडियोस में भी देखा हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है या एक इंटरफेस होता है मशीन के बीच में और यूजर के बीच का। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एन एप्लीकेशन। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है एप्लीकेशंस को, जिसके ऊपर प्रोग्राम जो है हमारा रन होता है। प्रोग्राम टू गेट इंस्टॉल्ड एंड ऑपरेट। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ विंडोज आर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज। ये सारे कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो मोस्टली सबको पता है अब आज के टाइम पे। आप देख सकते हो, उसको याद कर लो आप अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि एग्जाम में आप सब ये पॉइंट्स अगर लिखोगे तो एग्जामिनर के ऊपर थोड़ा फर्क पड़ेगा, वो देखेगा कि हाँ कुछ तो नॉलेज है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ये डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किए गए। जैसे पहला हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेकंड है हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, थर्ड है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये और आगे देखते हैं तो हमारा नेक्स्ट है हमारा मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद है हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर नेक्स्ट है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑलमोस्ट 6 ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पे डिस्कस करेंगे हम लोग। इसमें पहला है हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे नाम से ही पता चल रहा है हमको कि इस पे हम लोग सिंगल यूजर को ही लॉग इन कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं इसकी डेफिनेशन अगर देखते हैं, इन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली वन यूजर कैन लॉग ऑन एंड वर्क ऑन इट एट अ टाइम।
जो हमारा मेन पॉइंट ही यही है कि सिंगल यूजर का मतलब ही है कि इस पे एक ही लोग काम कर सकते हैं एक टाइम पे। वन ऑफ द मोस्ट सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज डॉस। अगर हम लोग सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, मोस्ट जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो होता है हमारा डॉस। डॉस का ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर नाम से इसमें पता चल रहा है कि मल्टी मतलब कई लोग एक साथ काम कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। तो यहाँ देख भी लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशंस की। इन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मोर देन वन यूजर कैन लॉग ऑन इन सिस्टम एंड वर्क ऑन इट साइमल्टेनियसली। वही चीज अभी जो मैंने आपको बताई वही चीज यहाँ डेफिनेशन में लिखी हुई है। जैसे हमारे अलग अलग फॉर्म्स में देखते हैं एग्जाम्पल, तो विंडोज का है हमारे पास, यूनिक्स है, लाइनेक्स है, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं हम लोग, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल फाइल टास्क एट अ टाइम। मल्टीपल टास्क इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू अ मल्टी प्रोग्रामिंग एज इट इज मोर कंसर्न एट अ सेम टाइम। अगर हम लोग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ये इतना कैपेबल होता है कि एक बार में ये कई टास्क को कंप्लीट कर सकता है, कंपाइल कर सकता है। और ये काफ़ी, अगर इसको हम लोग, अगर ये काफ़ी क्लोज होता है एक तरीके से मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के आसपास होता है। और एक चीज़ इसकी और है कि ये एक टाइम पे कई काम कर सकता है या कई टास्क कर सकता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शंस जो हमारे हैं वो कई फॉलो कर सकता है। इनके एग्जांपल अगर हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, विंडोज का है, यूनिक्स है, लाइनेक्स है, आर द एग्जांपल्स ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं तो ऑलमोस्ट यही एग्जांपल सबको आपको हर जगह मिलेंगे, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज, यूनिक्स एंड लाइनेक्स। ये वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है कि आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एग्जांपल है वो विंडोज, यूनिक्स और लाइनेक्स एग्जांपल किसके हैं, तो आप याद रखना कि ये ऑलमोस्ट सब में ही होते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मोर देन वन प्रोग्राम कैन बी लोडेड इन अ प्राइमरी मेमोरी। अब इसमें एक चीज और है कि इसके अंदर जो है हम एक से ज्यादा प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं, बट हमारा जो सीपीयू है वो एक प्रोग्राम को ही एक बार में रन कराएगा। तो एक तरीके से इसको बोल सकते हैं कि वन प्रोग्राम एट अ टाइम। अगर इसकी डेफिनेशन भी यहां पे आगे देख लेते हैं, द सीपीयू देन टेक वन प्रोग्राम एट अ टाइम फ्रॉम मेमोरी एंड प्रोसेसेस इट। यहां पे वही पॉइंट लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैव मल्टीपल प्रोसेसर्स इंस्टॉल्ड इन द टर्म्स ऑफ हार्डवेयर। अब मल्टीपल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब सीधे नाम से इसमें पता चल रहा है, मल्टीपल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इसके अंदर कई सारे प्रोसेसर्स लगे होंगे। तो वही चीज यहां पे लिखी भी है डेफिनेशन में, इसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स वर इंस्टॉल्ड इन द टर्म्स ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर के फॉर्म में कई सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल किया था एंड दीज मल्टीपल प्रोसेसर्स कैन प्रोसेस मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। और ये जो मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं ये मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस द डाटा इन अ रियल टाइम, दैट इज एज एंड व्हेन द डाटा कम्स इन इट इज प्रोसेस्ड विदाउट एनी डिले। अब यहां पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ये इसका आप सिंपल फॉर्म में याद कर सकते हो कि ये अपने विद इन टाइम में ही कंप्लीट कर लेता है अपने टास्क को और डिले नहीं करता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं आगे, प्रोसेसिंग टाइम डिलेज एंड ऑल्सो नेग्लिजिबल। प्रोसेसिंग टाइम अगर हम लोग सोचे कि डिले होगा या तो अगर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, और ये ऑल्सो नेग्लिजिबल मतलब एकदम ना के बराबर ही ऐसा होता है कि कभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका काम, ये टास्क डिले हो जाए। Apart from processing, the task is the real time. The operating system also ensures that the task must be completed within stipulated time limit without any delay. और ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी कंफर्म करता रहता है कि ये जो हमारा भी टास्क, हमारा जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो उसको विद इन टाइम कंप्लीट कर दे विदाउट एनी डिले। अब हम लोग आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपका 100% आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं 100% ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ये क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट जनरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। एक तरीके से यहां पे हम लोग बात करेंगे जनरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। जैसे ये एक तरीके से क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री ऑफ अ कंप्यूटर से। हिस्ट्री तो पूछी भी जाती है, हिस्ट्री की वीडियो मैं दे दूंगा आपको, हिस्ट्री ऑफ अ कंप्यूटर की वीडियो मैं जल्दी से शेयर कर दूंगा। बट अभी हम लोग जो देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट हमारा बनता है, पहले चीज देख लेते हैं जनरेशन ये स्टार्ट कब हुई थी। तो ये इसकी जनरेशन लोग देखते हैं तो 1940 से लेके 1956 फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जनरेशन कहलाती है। अब इसमें हुआ क्या था, इन 1946 प्रोफेसर जॉन मैकले एंड प्रोफेसर जे प्रेस्पर एस्क्रेट ऑफ अ यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसुला डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। अब इसके जो इस जनरेशन में दो साइंटिस्ट या दो प्रोफेसर इन लोगों ने जो है, जिनका नाम था, एक का नाम है जॉन मैकले, प्रोफेसर जॉन मैकले, एंड सेकंड का नाम है जे प्रेस्पर एक्रेट। ये दोनों लोगों ने जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर को डिजाइन किया था और डिस्कवर किया था। इसका नाम था एनियाक। जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इट वॉज फाइनेंस्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स एंड रिसर्च डेवलपमेंट एंड कमांड्स। अब यहां पे एक पॉइंट आपको और मैं बताना चाहूंगा कि जो भी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर या जो भी कंप्यूटर की जो भी डिस्कवरीज की गई, सबसे पहले जो है नीड जो सबसे ज़्यादा होती थी वो यूनाइटेड स्टेट को होती थी, क्योंकि उस समय अगर आपको सबको पता है कि हाँ उस समय वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और अमेरिका अपने आप को वर्ल्ड को प्रूव कर रहा था कि वो सबसे ज़्यादा हाईटेक है। तो अमेरिका अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजीज को और ज़्यादा डिस्कवर करने के लिए कंप्यूटर की डिस्कवरी ज़्यादा तेजी से कर रहा था, जिससे कि वहाँ पे जो है और नई टेक्नोलॉजीज को लाकर वो वर्क कर सके। फिर हमारा जो सेकंड आया वो फिर आया यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर डिजाइन्ड बाय द एक्रेट मैकले कंप्यूटर कॉर्पोरेशन। जो हमारी फर्स्ट कॉर्पोरेशन इस कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन की अगर बनी थी तो वो EMCC बनी थी 1951। इसका फुल फॉर्म है एक्रेट मैकले कंप्यूटर कॉर्पोरेशन। और द मोस्ट फेमस यूनिवैक मशीन वॉज यूनिवैक फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर वॉज बिल्ट इन 1951। और 1951 में मोस्ट फेमस यूनिवैक मशीन जो बनी थी वो यूनिवैक फर्स्ट बनी हुई थी। इसके बाद हमारा आता है एडवैक। एडवैक जो है काफ़ी, ये भी काफ़ी अच्छा कंप्यूटर था। इसका फुल फॉर्म है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर विच वॉज अ बाइनरी कंप्यूटर। ये बाइनरी कंप्यूटर रादर देन अ डेसिमल कंप्यूटर लाइक ENIAC, IBM 701 और TBM 750। अगर इंपॉर्टेंट फीचर्स किसकी बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर आप देख सकते हो तो ये है सिर्फ कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में जो यूज़ किया गया था, इसमें यूज़ किया गया था वैक्यूम ट्यूब्स को। आप इसको मैं मार्क भी कर दे रहा हूँ, इस वर्ड को आप ज़रूर याद रखना और कभी भी आंसर लिखना तो वैक्यूम ट्यूब को ज़रूर लिखना, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स का ही यूज़ किया गया था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के तौर पर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में। दे ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेजेस। और इसमें यूज़ किया था पंच कार्ड, जिससे हम लोग कोई भी डाटे को इनपुट कर सकते थे। जो भी हम लोग आजकल यूज़ करते हैं, अपना कीबोर्ड है, माउस है, इनपुट करने के लिए डाटा को, बट उस समय पे फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड को यूज़ किया जाता था अपने डाटा को इनपुट करने के लिए। हम लोग यूज़ करते थे पंच कार्ड को। दे वर ह्यूज इन साइज। इसका ड्रॉबैक भी यही था और इसका पॉइंट भी यही है कि इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, मान लो आप कंप्यूटर का, तो सबसे बड़ा यही था कि ये बहुत ज़्यादा बड़े थे अपने साइज में। और हम लोग ENIAC की बात करें तो ENIAC ऑलमोस्ट 1800 स्क्वायर फीट को कवर कर लेता था एक कंप्यूटर हमारा। और इसका सेकंड ड्रॉबैक भी अगर आप देखना चाहो तो ये है हमारा, दे यूज टू जनरेट एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ हीट। इसमें जो है हीट की जो इमिटनेस होती थी, जो हीट एमिट करता था, वो बहुत ज़्यादा होती थी। और हम लोग अगर देखते हैं इसमें ENIAC के अंदर ऑलमोस्ट 17,500 वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी और 7,200 डायोड्स लगे हुए थे, जिस वजह से इतनी ज़्यादा हीट ये रिलीज करता था। अब ये हीट रिलीज करता था, इसलिए जो है हम लोग को कूलिंग सिस्टम भी इसमें लगाना पड़ता था। वही चीज़ यहाँ पे लिखी भी हुई है, लार्ज कूलिंग सिस्टम वर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द हीट जनरेटेड बाय दीज कंप्यूटर। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी वर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक ड्रम्स। अगर लोग इसकी मेमोरी की बात करते हैं तो इसमें मेमोरी काफ़ी कम थी, क्योंकि पंच कार्ड यूज़ किया जाता था इनपुट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर मैग्नेटिक ड्रम्स के फॉर्म में मेमोरी स्टोर की जाती थी। दे आर क्वाइट अनरिलायबल इन द ऑपरेशन। जो इसका मेन पॉइंट भी हो सकता है कि हमारे जो कंप्यूटर्स, हम लोग बोलते नहीं कि हम लोग रिलाय नहीं कर सकते, बट जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे
उसको हम लोग बोल देते हैं कि ये अनरिलायबल थे, क्योंकि इस पे जो है वर्क नहीं किया जा सकता, बहुत ही काम करना इस पे बहुत तरीके से कठिन होता था, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होती थी और दूसरी चीज़ है इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती थी इसको कंप्यूटर को चलाने के लिए। और ये भी बोला जाता था कि जब ये कंप्यूटर चलाया जाता था तो अमेरिका के ऑलमोस्ट 5 से 6 शहरों की बिजली को बंद किया जाता था, उसके बाद इस कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता था। कुछ अगर कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो इस फर्स्ट जनरेशन के तो एनियाक है, एडवैक है, यूनिवैक फर्स्ट है, यूनिवैक सेकंड है, IBM 701 है, IBM 705 है। और ये आप देख सकते हो पिक्चर में भी हमारे ये जो वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए हैं इन्हीं को यूज किया गया था हमारे फर्स्ट जनरेशन में, याद रखना आप। अब हम लोग सेकंड जनरेशन की बात करते हैं। सेकंड जनरेशन हमारा स्टार्ट हुआ था 1956 से लेकर 1963 तक। ये जनरेशन हमारी इसी टाइम पीरियड को हम लोग सेकंड जनरेशन बोल देते हैं। और ये एक तरीके से बोला जाए सेकंड जनरेशन इसलिए भी हुआ क्योंकि जो हमारे वैक्यूम ट्यूब्स यूज हो रहे थे हमारे एज ए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इसमें क्या हुआ कि वैक्यूम ट्यूब्स की जगह हम लोगों ने ट्रांजिस्टर को यूज करना शुरू कर दिया। यहां पे जैसे लिखा भी हुआ है, इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स द वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कॉल्ड ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को यूज किया जाने लगा एज ए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। और यहां पे एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि इसको इन्वेंट किसने किया, तो इसको इन्वेंट किया था विलियम शॉकले। ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन जो किया था वो किसने किया था, विलियम शॉकले ने किया था। और इसकी अगर हम लोग प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो इसमें प्राइमरी मेमोरी जो है वो है मैग्नेटिक कोर, और सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं तो इसमें है मैग्नेटिक टेप। अगर हम लोग यही फर्स्ट जनरेशन में देखते हैं तो वो मैग्नेटिक ड्रम्स थे और उसमें लो लेवल लैंग्वेज यूज होती थी। यहां पे हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज होती, जैसे हमारी कौन सी है, फोटॉन है, एल्गोल है, कोबल है, ये सारी जो है यूज होती थी। ट्रांजिस्टर वर मच स्मॉलर इन साइज। अब एज कंपेयर टू जो है हमारे वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर थोड़े स्मॉल थे, बट दे कुड परफॉर्म सेम ऑपरेशंस विच वर अर्लियर परफॉर्म्ड बाय वैक्यूम ट्यूब्स। अब अगर हम लोग बोले कि हाँ ये वैक्यूम ट्यूब्स हमारे बड़े थे और हमारे ट्रांजिस्टर छोटे थे तो वर्क पे कोई फर्क पड़ा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। हमारे जो ट्रांजिस्टर थे वर्क सेम कर रहे थे जैसे हमारे वैक्यूम ट्यूब्स कर रहे थे। अगर इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो पहला पॉइंट यही आता है कि ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया गया था वैक्यूम ट्यूब्स के साथ। सेकंड हमारा जो पॉइंट बन के आया, सीधी बात है कि हमारे जो ट्रांजिस्टर थोड़े स्मॉल साइज में थे तो उसके कंप्यूटर के साइज भी कम हो गए होंगे, और वही हुआ भी कि कंप्यूटर के साइज रिड्यूस हो गए कंसीडरेबली एज ट्रांजिस्टर वर स्मॉल इन द साइज। इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट बनता है कि इसमें हीट जनरेशन जो फर्स्ट जनरेशन में बहुत ज्यादा थी, अब इस जनरेशन में थोड़ी कम हो चुकी थी, बट स्टिल वेरी हाई। हल्का कम हुआ था बट हीट तब भी उतनी ही थी जितना थी, और इसमें भी कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ रहा था क्योंकि हीट ज़्यादा थी इसमें भी। अगर कंपेयर करें फर्स्ट जनरेशन तो कम थी बट हीट तब भी थी, इसलिए कूलिंग सिस्टम भी लगाना ज़रूरी था। और ये क्या था, कंप्यूटर बिकेम मच फास्टर, स्मॉलर, फास्टर एंड चीपर और मोर रिलायबल। अब यहाँ पे हम लोग जो रिलायबल वर्ड यूज़ करने लगे कंप्यूटर का, ये यहाँ से शुरू हो गया था क्योंकि हम लोग इस पे जो है हम लोग थोड़ा सा रिलाय होने लगे थे। सीधी सीधी बात है कि हमारा जो, सीधी बात है, पहले जो कंप्यूटर होते थे वो काफ़ी एरिया में होते थे तो उसमें लोग पसंद नहीं करते थे उसको रखना, बट जब इसका एरिया कम हुआ और स्मॉल हुए साइज में और काम तेज करने लगे और सस्ते होने लगे तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगे और लोग इस पर रिलाय करने लगे। मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी वर यूज टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पे जो है मैग्नेटिक कोर को जो है यूज़ किया जाता था एज अ इंस्ट्रक्शंस यूज करने के लिए, स्टोर करने के लिए। दिस टेक्नोलॉजी ऑल्सो इंक्रीज्ड स्टोरेज कैपेसिटी। अब इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो भी बढ़ चुकी थी। अब हम लोग एक पॉइंट और देख सकते हैं यहाँ पे, असेंबली लैंग्वेजेस वॉज यूज्ड इन दिस कंप्यूटर विद विच वॉज सिमिलर देन द लो लेवल मशीन लैंग्वेजेस। अगर हम लोग असेंबली लैंग्वेज की बात करते हैं वो काफ़ी सिमिलर थी एज लो लेवल मशीन लैंग्वेजेस। अगर हम लोग IBM एग्जाम्पल्स देखना चाहें तो हमारे एग्जाम्पल्स हैं IBM 1620, IBM 1401, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108, IBM 7094, sorry, Honeywell 400. These are the examples of second generation operating system or computers. अब यहां पे देख सकते हो ये ट्रांजिस्टर का इमेज भी लगा हुआ है। ये इस ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता था एज अ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन द सेकेंड जनरेशन।
अब देखते हैं हम लोग अपना थर्ड जनरेशन की बात करते हैं हम लोग। तो ये हमारा हुआ था शुरू 1964 से लेके 1971 तक की थर्ड जनरेशन हमारी थी। और थर्ड जनरेशन में बात करते हैं तो ये एक तरीके से रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी के साथ इस जनरेशन में चीज़ें हुई थी। और जो सबसे मेन चीज़ हुई थी कि जो हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसको हम लोग आईसी के नाम से भी जानते हैं। और आईसी का इन्वेंशन जो इसने किया था वो थे हमारे जैक किल्वी। इन्होंने इन्वेंट की थी आईसी। पहले में हमारे जो है वैक्यूम ट्यूब यूज किए जाते थे। सेकंड में हमारे जो अगर हम लोग इसके आगे देखते हैं तो आईसी क्या है, एक तरीके से आईसी हमारे जो यूज होने लगे वो हमारे यूज होता है जो सेमीकंडक्टर है, जिसको हम लोग बोल देते हैं, ऑन विच मेनी एक्चुअल ट्रांजिस्टर वर प्लेस्ड। मतलब कई सारे ट्रांजिस्टर को स्मॉल साइज में करके इसके अंदर प्लेस किया जाता है। दीज रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्यूटर टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट एंड कंप्यूटर बिकेम वेरी फास्ट एंड मच चीपर विच इज एक्सट्रीमली लो अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि जब ट्रांजिस्टर का यूज करके ट्रांजिस्टर के जो हमारे उसको साइज को और छोटा करा गया, आईसी में कन्वर्ट किए गए, तो हमारे जो साइज थे कंप्यूटर के वो और कम हो गए और ज़्यादा फास्ट वर्किंग हो गई और सस्ते भी होने लगे। और हीट जो रेट होती थी इस जनरेशन के कंप्यूटर में वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी। अगर इसमें भी हम लोग देखते हैं लैंग्वेजेस जो हमारी यूज़ हो रही थी वो हमारी थी फोटॉन एंड एल्गोल। और इसके आगे हमारी जो यूज़ हो रही थी कोबल भी यूज़ करी जाती थी एंड साथ में बेसिक भी यूज़ करी जाने लगी थी। बेसिक और जो 7th 8th में पढ़ाया भी जाता है क्लास में, अब लोगों को याद नहीं रहता है, बट ये सब हम लोग पहले से पढ़ चुके होते हैं। हम लोग जो ओ लेवल के कोर्स में पढ़ते हैं M1 में, वो ऑलमोस्ट अपने कंप्यूटर टाइम में अगर आप लोगों ने कंप्यूटर आपके सब्जेक्ट होगा तो उसमें आप ज़रूर पढ़ते हैं। कंप्यूटर्स इंटीग्रेटेड सर्किट वर यूज्ड इन अ कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट ये हमारे जो आईसी हैं इसको जो हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स में। अ नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर वर प्लेस्ड इन सिलिकॉन चिप्स वर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। इसको हम लोग सेमीकंडक्टर भी बोल देते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो चिप्स होते ट्रांजिस्टर होते हैं उनको एक सिलिकॉन चिप के अंदर डाल दिया जाता है। इसके साइज को ये साइज इसके रिड्यूस हो चुके थे, हीट जनरेशन काफ़ी कम हो गई थी और हाईली रिलायबल हो गए थे। अब सीधी सीधी बात है कि जब इसके साइज कम हो गए, हीट जनरेशन कम हो गई, वर्क ज़्यादा लोग करने लगे इससे, तो लोग इस पर ज़्यादा डिपेंडेंट होने लग गए। और इसमें एक चीज़ और हो गई थी कि इस टाइम पे जैसे हम लोग फर्स्ट में देख रहे थे पंच कार्ड यूज़ किया जा रहा था अपने इंस्ट्रक्शन को इनपुट कराने के लिए, यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ करने लगे कीबोर्ड का और साथ में माउस का भी यूज़ करने लगे थे। और साथ में हम लोग को एक इंटरफेस भी मिल चुका था, ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस जिसको हम लोग बोल सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर प्रोग्रामिंग, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। अगर इसके हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं तो हमारा PDA 8, IBM 360 एंड IEM 370 है। अगर हम लोग ये फोटो में देख भी सकते हैं, हमारी ये जो थर्ड जनरेशन में यूज होने शुरू हुए थे, ये हमारी आईसी इनको बोलते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन हमारी जो यूज स्टार्ट हुई थी 1971 से लेकर 1980 तक हुआ था। ये सॉरी यहाँ पे 60 टाइप हो गया है तो मैं इसको कट कर देता हूँ। 1980 तक की हमारी जनरेशन शुरू हुई थी या चली थी। इसमें जो है हमारे दो मेन इंपॉर्टेंट टेक्निक्स यूज की गई थी, एक LSI और दूसरी VLSI टेक्निक को यूज किया था, जिससे हमारे जो 1000 ऑफ आईसी थी उसको कन्वर्ट करके एक सिंगल चिप में कन्वर्ट किया गया और उसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी बोलते हैं। इस जनरेशन का मोस्ट यहां से ही हमारे कंप्यूटर ऑलमोस्ट अब हर जगह आने लगे, क्योंकि इस जनरेशन के बाद से जो पहले ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, फिर आईसी, अब इसको जो है एक छोटे से फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक सिंपल चिप में, उसको बोल दिया हम लोग माइक्रो प्रोसेसर। दीज माइक्रो प्रोसेसर रिड्यूस द साइज ऑफ अ कंप्यूटर इन वेरी स्मॉल डिवाइस, और वी कैन प्लेस आवर कंप्यूटर इन आवर डेस्कटॉप और आवर टेबल। जो हमारे डेस्कटॉप के फॉर्म में आए जो कंप्यूटर आए वो इसी जनरेशन में आए, और इस जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा थी एज कंपेयर टू अदर जनरेशंस, और जो हीट जो एमिट होती थी वो बहुत कम हो चुकी थी, एकदम ना के बराबर हीट रिलीज करता था फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स। और सीधी बात हम लोग करते हैं कि अब सीधी बात है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होते थे तो हमारे डेस्कटॉप पे यूज़ होने लगे, और माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हमारे मोबाइल फ़ोन्स में होने लगा। फिर जो प्रोसेसर आप लोग देखते हो, अब हम लोग देखते हैं, और जो हमारे पाम टॉप्स आते थे
अब तो यूज़ बहुत कम हो गया है पहले, अब बट हम जो है टैबलेट यूज़ करते हैं, इस सब में जो है हमारे प्रोसेसर यूज़ किए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं, अब इसमें एक पॉइंट और आता है, मशीन बिकेम हाईली रिलायबल। अब सीधी सीधी बात है कि जब हम लोग इसको ऑलमोस्ट सब लोग अफोर्ड कर पा रहे थे क्योंकि ये चीपर था, हर जगह प्लेस कर सकते थे इसको, और अपने फ़ोन्स में भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते थे, तो इसका लोग इस पर मोस्टली रिलायबल हो चुके थे। और हम लोग अगर 4th जनरेशन की बात करें एग्जाम्पल की, तो LBM 4341 और DEC 10। अगर हम लोग अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देखते हैं, जो हमारी 5th जनरेशन है, 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स जो हमारे बने वो 1980 से अभी तक जो हमारी चल रही है, जो 5th जनरेशन ही चल रही है, और इसको हम लोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइडेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ 5th जनरेशन के नाम से बोल देते हैं, क्योंकि इसमें जो है टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव करने के लिए, नई हाईटेक चीज़ें बनाने के लिए जो है हम लोगों ने कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया और नई नई चीज़ें बनाई भी। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ प्रोसेस फॉर प्रोवाइडिंग एन एबिलिटी ऑफ मशीन टू टेक लैक ऑफ डिसीजंस ऑन इट्स ओन बेस्ड अपॉन अ डिफरेंट सिचुएशन। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही यूज़ करके जो है नए नए वेपन्स बना लिए गए, न्यूक्लियर वेपन बनाए गए, ऑटोमेटिक मिसाइल्स बनाई गई, रोबोटिक्स का जो कॉन्सेप्ट आया वो हमारी 5th जनरेशन के बाद आया कि रोबोट्स बनने शुरू हो गए, जैसे हम लोग देखते हैं। और आगे देखते हैं हम लोग द यूज ऑफ प्रोसेसिंग टेक्निक लाइक पैरेलल प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजीज लाइक ULSI। अब इसमें दो टेक्निक्स का मोस्टली यूज किया जाता था, पैरेलल प्रोसेसिंग का और ULSI, जिसको हम लोग बोल देते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल टेक्निक। इसको सपोर्ट करके हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काफ़ी सिस्टम को इंक्रीज कर रहे थे। अगर इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें, इस कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया गया था। ULSI मैन्युफैक्चर एक्सट्रीमली लार्ज पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर्स, इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज होते थे बहुत अच्छे यूज होने लगे। इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस जो यूज होने लगी, जो काफ़ी हाई थी, जैसे लिप्स है हमारी, प्रोलॉग है, फोटॉन है, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस जो इसमें काफ़ी ईजिली यूज होने लगी। हाईली यूज्ड प्रोग्रामिंग इसमें कर सकते थे हम लोग, और इसके फॉर्म में हम लोगों ने, इस वजह से हम लोगों ने काफ़ी डिस्कवरीज भी कर ली। जैसे हमारे स्मार्टफोन्स आ गए, एंड्रॉयड फोन्स जिसको बोल सकते हैं, इस टेलीविजन जहाँ पे अब बात करें तो स्मार्ट टीवी जिसको हम लोग बोल देते हैं, स्मार्ट टीवी, जिसको अब ऑलमोस्ट सब परचेज करना चाहते हैं, वो लोग कर भी रहे हैं, धीरे धीरे परचेज कर रहे हैं, बट धीरे धीरे सब परचेज कर रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजीज में अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग हमेशा पीछे वाली चीज़ों को लेके ही फॉरवर्ड आगे जाते जाएंगे, नई टेक्नोलॉजीज को नहीं सीखेंगे तो हम लोग काफ़ी पीछे हो जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे हमारे देखी भी गई है कि 5th जनरेशन हमारी जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई। हमारे डेली लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के लिए रेफ्रिजरेटर भी काफ़ी नए आने लगे, अच्छे अच्छे रेफ्रिजरेटर आने लगे, और अब तो जो है नई इन टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके हमारे जो वेपन्स बन रहे हैं, जैसे हमारा एक वेपन आप लोगों ने देखा भी होगा अभी लास्ट ईयर, जो हमारे जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में भी था, जो हमारा वेपन था रेफेल को काफ़ी ज़्यादा जो है देखा गया कि हाँ रेफेल क्या है। तो रेफेल को अगर आप देखना चाहो नेट पे भी देख सकते हो। एक तरीके से मैं आपको छोटा सा बता दूं तो रेफेल एक तरीके से हमारा एक वेपन है जो उसको हम लोग, जिसमें हम लोग पायलट नहीं यूज़ करेंगे, वो एक मशीन ही रहेगा, उससे हम लोग अटैक कर सकते हैं अपने दुश्मन को, या वॉर करने के लिए कोशिश यही की जाती है कि वॉर ना हो, बट अगर वॉर हो जाती है तो उसमें यूज़ किया जा सकता है एज अ रेफेल, बहुत अच्छे वेपन के तौर पे, क्योंकि इसमें मैनुअल यूज करना है, बट एक अलग कंडीशन पे, उसके अंदर बैठ के यूज नहीं करना, जिससे कैजुअलिटी के चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि उसमें अगर आपके कोई सोल्जर्स हैं ही नहीं तो कैजुअलिटी होगी ही नहीं। और ये रेफेल जो बना था ये रशिया ने ही डिस्कवर किया था, और इंडिया ने रशिया से ही खरीदा भी है। और सब जानते हैं कि रशिया और अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजीज इस समय है। पहले जो है थी जर्मनी ने डिस्कवर कर रखी थी वर्ल्ड वॉर से पहले, बट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की टेक्नोलॉजी सारी जो है USA ने और रशिया ने अपने पावर्स में ले लिया था। तो ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसको मैं आपको किसी और दिन बता दूंगा। अगर हम लोग इसके कंप्यूटर्स की बात करते हैं एग्जांपल्स की, तो हमारा डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, नोटबुक है, अल्ट्राबुक है और क्रोमबुक, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द 5th जनरेशन कंप्यूटर। सो गाइस, आज हम लोग 5 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, और आज इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की वीडियो आपको बहुत जल्द इसी चैनल पे मैं पोस्ट कर दूंगा, और साथ में M2 और M3 के नोट्स भी बहुत जल्द ही मैं इस वीडियो के फॉर्म में इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो गाइस, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे आपको मैं 100% वही इंफॉर्मेशन दूंगा आपके जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।